अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान मुदस्सर रिजवी जो कि फ्री एंड फेयर नेटवर्क की जिन्होंने बुनियाद भी रखी और आज वो उनके बतौर एक नुमाइंदा यहाँ सहाफ़ी प्रोग्राम में शरीक हैं, क्योंकि हम इलेक्शन इस्लाहात और इलेक्शन कवानीन में हाल ही में होने वाली अहम तरीन तब्दीलियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको हमने ज़हमत दी है। उनके साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की पार्लिमानी रिपोर्टिंग में एक बड़ा नाम MB सोमरो, जिन्होंने तकरीबन 28 साल से अब सहाफ़त में खिदमत अंजाम दी हैं और ज़्यादा अरसा इसमें वो पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग और कानून साजी को कवर करते रहे हैं। रोज़नामा काविश के साथ तकरीबन 26 साल मुंसलिक रहे हैं और हाल ही में उन्होंने बोल्ड TV को एज कंटेंट हेड ज्वाइन किया है। हम बात करेंगे इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से। तो MB सोमरो साहब, सबसे पहले तो कुछ अहम जो तब्दीलियां हैं, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं कि इलेक्शंस के कवानीन में तब्दीलियां हैं, तो ऐसी कौन सी तब्दीलियां हैं कि जो हकीकत में इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बना सकती हैं? आपका क्या तजर्बा है? ये जो कानून साजी हुई है, इससे कुछ इलेक्शन की शफाफियत में कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल। जो बहुत सारी ऐसी तरमीम हुई हैं जो इलेक्शंस के लिए अच्छी हैं और वो इलेक्शन को शफाफ बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बाकी ये कहना कि ये एक जामिया पैकेज है तो ये गलत बात होगी। अभी भी बहुत सारे मामलात को वेग रखा गया है। जैसे अभी एक तरमीम मंजूर की गई है, उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पार्टीज़ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। मगर 2 लाख जुर्माने के बाद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होती, आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं है। और वैसे भी 20 लाख तो देगों पे खर्चा आ जाता है, तो 2 लाख मेगा सौदा। अगर वो एक तो जुर्माना अदा किया, एक पार्टी पे जुर्माना हुआ है, उसकी फिर आगे कानूनी पोजीशन क्या होगी, सब चीज़ को वेग रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि एक जो अहम अच्छी तरमीम हुई है, तो पहले एक तो पोलिंग एजेंट होते हैं, एक इलेक्शन एजेंट होते हैं। वो पहले सारे हल्के बहुत बड़े हैं, तो पहले एक उम्मीदवार होता था और एक उनका एजेंट होता था, पोलिंग एजेंट, अपना इलेक्शन एजेंट। अब उम्मीदवार को 3 इलेक्शन एजेंट्स रखने का दिया गया है अख्तियार। अच्छा। और दूसरा अभी जो तरमीम लाई गई है उसमें जो एक तहसील के जो एम्प्लाई होंगे वो उसी तहसील में कि पोलिंग स्टेशंस पे नहीं बैठेंगे। तो ये एक अच्छी तरमीम है। बाकी बहुत सारी जो नताइज को मरतब करने और उनकी तरसील के हवाले से, क्योंकि हमने सुना 2018 में RTS बैठ गया, सारी रात जो है नताइज ही नहीं पहुंचे, तो उसमें क्या बेहतरी लाई? देखें, जो एक तरमीम मंजूर हुई है जिसके लिए बहुत सारे लोग उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, मगर मैं उसको पॉजिटिवली नहीं देख रहा। एक तरमीम हुई है कि अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको देर में देर रात को 2 बजे इलेक्शन नताइज देने हैं, और ये भी लिखा गया है कि अगर 2 बजे तक भी नहीं देते तो सुबह को 10 बजे तक फाइनल कट ऑफ डेट दी गई है। मेरी नज़र में ये मिसयूज़ हो सकती है। पहले जो लॉ था, मैं समझता हूँ वो बेहतर था। वो इसलिए बेहतर था कि पहले लॉ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाबंद थे कि वो उसी वक्त, जिस वक्त पोलिंग बंद हो, गिनती पूरी हो जाए, पोलिंग एजेंट्स को वो देने थे। इसमें वजाहत करनी चाहिए थी कि जो दूर दराज की पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या ट्रांसपोर्टेशन में घंटों का सफ़र है, लेकिन पोलिंग एजेंट को तो अभी भी फौरी देने होंगे जो वहाँ मौजूद होंगे। तो मगर मसला ये है कि अगर एक हल्के में मसला ये उस जगह पे ये यूज़ हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि 300 पोलिंग स्टेशन होती हैं कम से कम एक एक हल्के में, अगर 15 ऐसे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे हों जो पोलिंग एजेंट्स को नतीजा ना दें। हर इलेक्शन में ऐसे होता आया है, 2018 में भी ऐसा हो, तो वो उन हलकों में जिन 15 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना मिलने का जो नुकसान होगा, जिस हलके में अगर विक्ट्री मार्जिन थोड़ा होगा तो वो उसमें टेम्परिंग हो सकती है। अभी भी बहुत 2008 में मुदस्सर साहब आपको पूरी डिटेल दे सकते हैं, ऐसे हलके थे जिसमें विक्ट्री मार्जिन 5000 है तो जो रिजेक्ट वोटर हैं 10,000 हैं। तो ये तरमीम इस हवाले से
मिसयूज हो सकती है। इसमें ये लिखा जाना चाहिए था कि ये 2 बजे उस कंडीशन में आप दे सकते हैं जहां पे कनेक्टिविटी ना हो, जहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर का फासला बड़ा हो। वजह यही है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी जो पोलिंग एजेंट हैं उम्मीदवारों के, उनको तो मौके पर ही देना वो ला मौजूद है। मगर इसमें एक आपने अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है कानूनी तौर पर इजाजत दे दी ना 2 बजे तक, नहीं, लेकिन वो एजेंट के लिए तो नहीं है, वो तो रिटर्निंग अफसरों के लिए उन तक पहुंचाना। उसको उन्होंने जो पुराना 2017 का कानून था उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है, और उसको क्लैरिफाई ये किया है कि पिछले कानून में लिख दिया गया कि 2 बजे तक नतीजा प्रोविजनल रिजल्ट, जो कि प्रोविजनल रिजल्ट की प्रोविजन पहली दफा रखी गई थी, इब्तिदाई नतीजा होता नहीं था, लेकिन वो रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाने के लिए ना 2 बजे का 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को प्रोविजनल रिजल्ट यानी फॉर्म 47 जिसपे खाली कैंडिडेट्स के वोट की टैली होती थी कि कितने वोट पड़े और मर्दों औरतों ने कितने डाले हैं, वो 2 बजे तक की प्रोविजन थी कि पहुंचा दिया जाए। अब पिछली दफा ये 2 बजे, और 2 बजे जिस तरह हमारा मुल्क है, जोग्राफिकल स्ट्रेचेस कॉन्स्टिट्यूंसीज के बहुत ज्यादा है बाद, वो नहीं आ पाए, तो वो पूरा प्रोविजनल रिजल्ट डिले हो जाता था। अगर 2 पोलिंग स्टेशन का भी नहीं आया तो वो 2 पोलिंग स्टेशन का अगर सुबह 9 बजे तक इंतजार करना होगा तो 9 बजे आएगा। अब उन्होंने ये कहा कि 2 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशन का आ गया है तो वो नतीजा आप भेज दें, और बाकी पोलिंग स्टेशन का 10 बजे तक नतीजा भेज दें। यानी अगर 250 पोलिंग स्टेशन है उसमें 147 का या 200 का आ गया है तो 200 का नतीजा तो आप भेज दें, वो तो हतमी तो नहीं, लेकिन प्रोविजनल रिजल्ट इलेक्शन उसमें टेम्परिंग तो नहीं हो सकती। बाकी जो 50 हैं वो 10 बजे तक भेज दें अगली सुबह। हाँ, और उसमें जस्टिफाइबल रीजंस हों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के। नहीं, लेकिन जो फॉर्म 45 है उसके हवाले से क्या? फॉर्म 45 की बात हो रही है, वो फॉर्म 45 कंसोलिडेट होता है फॉर्म 47 में। जी जी, जो प्रोविजनल एजेंट्स को मौके पे मिलेगा या एजेंट को मौके पे मिलेगा, वो पहले मौजूद है, वो पहले वो देना वो अलग बात है, लेकिन लीगल प्रोविजन मौजूद है। लेकिन उन्होंने अब अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा, लेकिन अच्छा एक और क्लैरिफिकेशन की जो पिछली दफा कसरत से हुआ था कि पिछली दफा इन्होंने आरटीएस का इस्तेमाल डाल दिया था, कोड में कुछ उस किस्म की कंफ्यूजन डाल दी थी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के, खासकर कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट करेंगे आरटीएस से ट्रांसमिशन में। अब आरटीएस जब चलना बंद हुआ, जो भी वजूहात थी उसकी, उसमें हम नहीं जाते, तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फिजिकली नतीजा ले जाने से रोका गया, क्योंकि फिजिकली नतीजा ले जाने की कोई प्रोविजन कानून में मौजूद नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे डाल दिया है कि उसकी तस्वीर तो भेजनी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो, तस्वीर नहीं जा रही हो, सिग्नल नहीं आ रहे हो, तो फौरी तौर पर फिजिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर जाएगा। तो उसके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं छोड़ी है नतीजा डिले करने की। और जो भी सिचुएशंस 2018, जो अच्छी बात है कि 2018 में जो सिचुएशंस पेश आई थी उसको उन्होंने लीगली एड्रेस कर दिया है। एक और सिचुएशन जो पेश आई थी कि जब हमारी वोटिंग हो रही होती है तो मल्टीपल बूथ्स होते हैं पोलिंग स्टेशंस पे, और हर पोलिंग स्टेशन पे मल्टीपल पोलिंग एजेंट होते हैं कैंडिडेट, यानी अगर 3 बूथ हैं तो 3 पोलिंग एजेंट बैठे होंगे, लेकिन काउंटिंग के वक्त एक पोलिंग एजेंट बैठना वो लॉ में प्रोविजन नहीं थी। तो पिछली दफा बहुत जगहों पे ये हुआ कि जो एडिशनल पोलिंग एजेंट थे वो कोड में इन्होंने डाला था, एडिशनल पोलिंग एजेंट थे, उनको कहा गया आप काउंटिंग में नहीं बैठ सकते, पार्टी का एक एजेंट बैठेगा, या उम्मीदवार होगा या एजेंट होगा, एक होगा। बूथ तो 3 होते हैं ना, काउंटिंग एक जगह पे होती है, तो वो उन्होंने इस दफा लॉ में बिल्ड कर दिया कि काउंटिंग के वक्त एक पोलिंग एजेंट होगा। तो वो कंफ्यूजन 2018 की फॉर्म 45 पे साइन करेगा जी, जो फॉर्म 45, तो कंफ्यूजन्स को इन्होंने दूर किया गया। रिजेक्टेड बैलेट वाला सारा मामला जो है ये 2013 में जो मशहूर खान साहब के 35 पंचर जिन्होंने कहा था, वो डेटा वो ये था कि 35 हल्के इस तरह के थे पाकिस्तान में जिसमें नेशनल असेंबली के, जिसमें रिजेक्टेड बैलेट ज्यादा थे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री से जीतने हारने वाले कैंडिडेट के वोट कम थे और बैलेट ज्यादा रिजेक्ट हो गए। 2018 में 140 से ज्यादा हल्के थे जिसमें रिजेक्टेड बैलेट ज्यादा थे, प्रोविंशियल और नेशनल के मिला के गालिबन 45 के 49 नेशनल के थे। उस पर इन्होंने प्रोविजन डाल दिया ऐसे तमाम हल्के जहां पे बैलेट एक्सक्लूडेड, क्योंकि पोलिंग स्टेशन पे एक्सक्लूड होते हैं काउंट से और रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी करके रिजेक्ट करता है, ऐसे तमाम हल्के जहां पे बैलेट पेपर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट ज्यादा है मार्जिन ऑफ विक्ट्री से, वहां पे रिकाउंट होगा अगर कैंडिडेट वो ऑटोमेटिकली, और हाँ उसके लिए आप पूछना नहीं पड़ेगा, कैंडिडेट कहेगा, लेकिन वहां पे वो जस्टिफिकेशन बन सकती है रिकाउंट, प्रिजाइडिंग अफसर फिर रिकाउंट करेगा, प्रिजाइडिंग अफसर उधर पोलिंग स्टेशन पे नहीं, रिटर्निंग अफसर रिकाउंट के लिए इन्होंने तरमीम डाली है कि अगर कौमी असेंबली के हल्के में
विक्ट्री मार्जिन 8,000 तक है, यहाँ सूबाई असेंबली में 4,000 तक है, यहाँ टोटल वोट का 5% है, तो उन हलकों में एक मरतबा दोबारा गिनती होगी वो बाय द लॉ, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लॉ। लेकिन उसमें एक डिस्क्रेशन अभी भी छोड़ दी है, एक डिस्क्रेशन छोड़ दी है, और जो खतरनाक भी है कि रिटर्निंग ऑफिसर एक या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में कर सकता है। लॉ में ये होना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर पे लाजमी हो कि कैंडिडेट जितने पोलिंग स्टेशन पे कह रहा है या तो उस पर रिकाउंट करे या पूरे सारे पोलिंग स्टेशन का, कि ये रिटर्निंग ऑफिसर पे नहीं होना चाहिए कि 10 पोलिंग स्टेशन का मैंने रिकाउंट कर दिया, अगर मर्जी का कैंडिडेट नहीं जीता तो मैंने रिकाउंट रोक दी। और 2018 के इलेक्शन के कुछ हलकों में हुआ है, और पूरे हल्के की रिकाउंट नहीं। यही तो रिटर्निंग ऑफिसर जो लैंग्वेज है उसमें 1 और मोर पोलिंग स्टेशन, 1 और मोर, ये रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट कहे कि भाई मुझे इन 3 पोलिंग स्टेशन अंडरस्टूड है कि जिन पोलिंग स्टेशन पे एतराज हुआ है तो उसी के ऊपर ये डिस्कशन, लेकिन इसको डालना चाहिए। ये वेग ना छोड़े रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्कशन, या तो वो रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट के बताए हुए पोलिंग स्टेशन की रिकाउंट करे या फिर तमाम हल्के की रिकाउंट करे। जब पोलिंग स्टेशन के हवाले से कैंडिडेट शिकायत करेगा और रिकाउंटिंग का कहेगा तो वो ये भी तो बताएगा ना कि किन पोलिंग स्टेशन पे रिकाउंट। लेकिन ये मर्जी कैंडिडेट, रिटर्निंग ऑफिसर जो लॉ की लैंग्वेज है उसमें लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट 1 और मोर पोलिंग स्टेशन पे कर सकता है। 1 और मोर पोलिंग स्टेशन का मतलब वो 10 पे करके कह दे अब तो मैं करता ही नहीं। ठीक, और ये हुआ है 2018 के। अच्छा सोमर साहब, ये जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी 2018 में शिकायत आई थी, बल्कि अभी हाल ही में ज़मीनी इंतखाब जो डस्का में हुआ था उन पे तो पुलिस अफसरों पे इल्ज़ाम लग गया कि वो प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके ले गए। तो इस बार जो है सिक्योरिटी के अरेंजमेंट में इस कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली गई है कि जिसमें सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो किसी सूरत भी इंतखाबी नताइज के मरतब करने में या उनकी तरसील पर असरअंदाज ना हो सके? देखिए, लॉ में ये अभी 2017 का लॉ बना है, ये यूनिफाइड लॉ करके, पहले अलग अलग लॉ थे 4-5, उनको इकट्ठा करके एक लॉ 2017 में बनाया गया। तो लॉ पहले भी मौजूद था कि इलेक्शन पे कोई भी ऑफिशियल असरअंदाज नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, किसी भी वे में। मगर हमारे यहाँ जो सज़ा इलेक्शन एक्ट में लिखी गई है, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं बड़े अरसे से इलेक्शन कमीशन कर रहा हूँ, कि मेजर पनिशमेंट किसी को दी गई हो। ये डस्का का देख लें, ठीक कुछ है, भी नहीं हुआ अभी तक। और डस्का का जो आपने जिक्र किया, दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद इंक्वायरी की है और इंक्वायरी के बाद वो शायद प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, मतलब वहाँ गए भी थे, गए लेकिन हाई कोर्ट ने उनको, मगर इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, उसका फॉलोअप ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में वो पुलिस अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसर उन्होंने चैलेंज कर दिया, उनको पहले स्टे मिल गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और बाद में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, सिंगल जज ने, जस्टिस शुजात अली खान ने, कि ये तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर ही नहीं सकता। जबकि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 55 बड़ा वाजे है कि इलेक्शन ऑफिशियल सजा दे सकता है उनके अपने डिसिप्लिनरी एक्ट में, जो कि मिसकंडक्ट की सजाएं उस डिसिप्लिनरी एक्ट के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन के सजा दे सकता है। और ये इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 55 इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा वाज़ेह है। लेकिन हाई कोर्ट ने उन्होंने सजा दी, उन्होंने, अब ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट जाने, लेकिन लॉ बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सजा दे सकता था। और ये जो नई अमेंडमेंट की है इसमें ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को भी स्ट्रेंथन किया गया है। दो किस्म के अफसरान होते हैं, एक वो अफसरान होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, यानी चाहे वो लोअर कोर्ट्स के जजेस हों, असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, डिप्टी कमिश्नर, DRO, RO, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन एक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक। पुलिस वाले और बाकी जितनी भी लोग वर्दी पहनते हैं वो सारे इलेक्शन ड्यूटी पे आते हैं तो इलेक्शन ऑफिशियल बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं होते, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के भी लोग हैं, वो इलेक्शन ऑफिशियल जो इलेक्शन एक्ट की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ऐसे तमाम अफसर इलेक्शन के लिए जो भी तानियात किए जाएंगे वो इलेक्शन, यानी कि जो रेंजर्स हैं या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं वो सब इलेक्शन लॉ के तहत उनका एहतसाब हो सकता है। इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स की डेफिनेशन में उनको डाला गया और इलेक्शन ऑफिशियल्स को इलेक्शन कमीशन सजा देने का इख्तियार रखता है, चाहे कोई भी इलेक्शन ड्यूटी में, चाहे वो वर्दी पहना हो चाहे वर्दी ना पहना हो। इस लॉ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि उनको डिसिप्लिनरी एक्शन उनके लेकिन आज तक सोमरो साहब कह रहे हैं हुआ नहीं है, इन्होंने देखा छोटी मोटी सजाएं होती रही हैं, होती रही हैं। उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को हिम्मत करनी पड़ेगी, बड़ी मछलियों पे हाथ नहीं। लेकिन इस जो नई अमेंडमेंट हुई है उसमें दो, ये तो इलेक्शन ऑफिशियल हो गए, दूसरे ऑफिशियल वो हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं होते, जो गवर्नमेंट वापडा के हैं और वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्शन 55 की सब सेक्शन 3 के तहत उनको खाली सस्पेंड कर सकता था या विड्रॉ कर सकता था। हमारी कंटेंशन 2017 में भी थी कि कोई आदमी पार्टी को फेवर
अगर कोई अफसर पार्टी को फेवर करने के जुर्म में अगर सस्पेंड हो जाएगा और वो पार्टी हुकूमत में आ जाएगी, उसको पोस्टिंग अच्छी मिल जाएगी। लेकिन नए लॉ जो अमेंडमेंट हुई है उसमें वो सस्पेंशन उसके लिए रिवॉर्ड का बाइस भी बन सकती है ना, तो ये कोई सजा नहीं थी। इस लॉ में इलेक्शन कमीशन को पावर दे दिया गया है कि ऐसे तमाम अफसरान जो हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं हो और दे आर फाउंड टू हैव इन्फ्लुएंस द इलेक्शन, उनको इलेक्शन कमीशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ रेलेवेंट कोर्ट में कर सकता है। तो ये इससे जो इख्तियारात थे, मतलब जो गैप छोड़ दिए गए थे वो फिल कर दिए। वो अब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ना करे, वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे, लेकिन इख्तियार मौजूद है। यहाँ पे भी मामला वेग रखा गया है। ये नहीं लिखा गया कि इलेक्शन में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी उसके लिए कितने महीने में ये केस फाइनल करना है। आपने कोई कट ऑफ डेट नहीं लगाई, तो वो लगानी चाहिए थी। इन्होंने वेग बहुत सारी वेग, लेकिन वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो उन अदालतों में होगी जो इलेक्शन के मातहत तो नहीं हो जाएगा। अदालतों पे कंट्रोल तो नहीं कर आप नहीं आप बाय द लॉ आप अदालतें हमसे ज्यादा कवर करते रहे हैं। अदालत को बाय द लॉ लिख के दिया जाता है कि इस केस में आपको 6 महीने में फैसला करना है, इस केस में आपको साल में करना है, जैसे नैब लॉ में है जी, दूसरे लॉ में ये देखिए टेररिज्म के लॉ में देखिए इलेक्शन का पीरियड है। वो इलेक्शन के दौरान ये क्यों फर्ज करें कि अभी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, तो अगर आज किसी ने वायलेशन की है उसको तो इलेक्शन खत्म होने से पहले पहले सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, वरना तो फिर किसी को सजा कभी नहीं होगी। चीजें वेग रखी गई, ये वेग रखी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सुमर साहब और मुदस्सर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं और इस ब्रेक के बाद चंद दूसरी अहम तब्दीलियाँ जो कि पार्लियामेंट इलेक्शन के कवानीन में लाई है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ रहें, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इलेक्शन इस्लाहात की, जो हाल ही में कुछ बड़े पैमाने पे इलेक्शन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं पार्लियामेंट की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं MB सुमरो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को गुज़श्ता 26-27 साल से कवर कर रहे हैं और इलेक्शन कवरिंग पे गहरी नज़र रखते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। क्या इस तब्दीली से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े सियासतदान जो हैं उनकी हौसला शिकनी हो सकती है? मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें तो मेरे लिहाज से तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही सिर्फ एक हल्के से होनी चाहिए, और उसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर आप अपने हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकते, जो आपका अपना आबाई हल्का है, तो फिर आप दूसरे हल्कों से कैसे जीत सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जब आप किसी एक हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर डिजर्विंग होंगे। मतलब आप फर्ज करें कोई पार्टी का हेड है, वो 6 जगहों से इलेक्शन लड़ रहा है, इंप्रेशन ये दिया जाता है कि जी हम हर जगह पॉपुलर हैं। तो अगर आपकी पार्टी का कोई कैंडिडेट भी वहां से जीतता है भी आपकी पार्टी पॉपुलर होगी ना। Exactly. असल में तो पार्टी को एस्टैब्लिश करना होता है ना। हम इंडिविजुअल्स को एस्टैब्लिश करते हैं, शख्सियत को एस्टैब्लिश करते हैं, हम पार्टी को एस्टैब्लिश नहीं करते। इसी तरीके से पार्टी छोड़ने का मेरे नुक्ते नजर से इसमें एक चीज होनी चाहिए थी कि किसी उम्मीदवार को अगर पार्टी छोड़ना है तो वो कम से कम 1 साल पहले पार्टी छोड़ने का हो। उसी वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि फजा तब्दील हो रही है, कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में इलेक्शन से बिल्कुल 1 माह पहले, 1 हफ्ते पहले पार्टी छोड़ के नई पार्टी ज्वाइन कर ली। उसका पीरियड कम से कम 1 साल पहले होना चाहिए था। 1 साल पहले जिसको भी फैसला करना है किसी दूसरी पार्टी में जाने का, वो 1 साल पहले फैसला करे, ताकि पता चले कि आपने किस बिना पे पार्टी छोड़ी। मगर साहब, इस पे अमल कैसे मुमकिन है? क्योंकि पार्टी अगर कोई भी शख्स छोड़ता है इलेक्शन से पहले और वो दूसरी पार्टी में जाके वो इलेक्शन के लिए अगर टिकट मिल जाता है उसे, तो इलेक्शन कमीशन उसे कैसे रोक सकता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन देखिए, अगर आप इलेक्शन रूल देखिए, इलेक्शन कमीशन के रूल्स में तो और कितनी चीजें हैं जिसपे नहीं हुआ। 4 महीने में ट्रिब्यूनल के फैसले होने थे। आप मुझे बताएं कितने फैसले 4 महीनों में हुए? 4 साल में भी फैसले नहीं हुए। उसमें इलेक्शन रूल्स में था कि हर इंडिविजुअल का जो है अपना पर्सनल अकाउंट होगा इलेक्शन के लिए। उसकी कहाँ है अकाउंट फॉर, किधर है? कितने लोगों ने जो तय किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसके मुताबिक उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से अपनी कैंपेन को चलाया है।
रिकॉर्ड देख लें उठाकर, बिल्कुल इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस होते हैं और जो रजिस्टर्ड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, उसकी कभी वेरिफिकेशन हुई है कि एक पार्टी जिसकी सेंट्रल कमेटी तक नहीं है वो पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है? तो आपके नजदीक मदद साहब सबसे अहम तरमीम कौन सी हुई है जो आप समझते हैं कि जिससे इलेक्शन की शफाफियत में कुछ मदद मिल सकती है? देखिए, ओवरऑल मुझे ये जो जितनी भी इलेक्शन रूल्स हैं इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है कि इसमें मुझे लगता है कि इतना पहली चीज ये कि इतनी बिल्कुल एक आखिरी सेशन में इसको क्यों लाया गया जी, आप लाते इसमें, और दूसरे ये कि इसके अंदर अगर आप इसको 6 महीने पहले ले आते तो उस पर डिबेट भी होती। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन में हमें डिबेट का मेयार नजर ही नहीं आता, हमें नहीं नजर आता कि डिबेट्स हो रही हैं। ये मेरे ख्याल में जी, आपकी इस बात को एमपी सोमरफ साहब आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी एमपी सोमरफ मजहर साहब, ये हुआ कि ये हुकूमत 11 अप्रैल 2022 को कायम हुई और 5 दिनों के बाद मतलब 16 अप्रैल को कौमी असम्बली ने स्पीकर साहब को इनपावर किया, एक मोशन मंजूर किया गया कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी बनाई जाए। तो 16 अप्रैल 2022 की अप्रूवल के बाद बिल्कुल बेफिक्र हो गए और इनको भूल गए कि इनको कोई कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी करना है। इन्होंने नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2023 को किया है। ये मतलब 14 माह 19 दिन ये खामोश बैठे रहे हैं, सोते रहे जी। और उसके बाद अब ये जो जिस तरीके के साथ अब देखें चालाकी से बिल मंजूर इसलिए करवाया गया है। ये बिल जिसमें अमेंडमेंट करके एक इंतखाबी इस्लाहात पूरी के पूरी उनको एक तरमीम की सूरत में एक बिल में शामिल करके मंजूर कराया गया है। ये बाबर अवान साहब ने जून 2020 को पेश किया था, जिसको कौमी असम्बली ने अप्रूव किया, सेनेट ने नहीं किया। अब बाबर अवान साहब ने जो पेश किया था वो 14-15 सफ़ों का है और इन्होंने जो इलेक्शन रिफॉर्म की कमेटी ने रिकमेंडेशन बनाई है वो 24-25 सफ़ों की है। अब वो जो उन्होंने 14 सफ़े का बिल पेश किया था वो उन्होंने 80% खत्म कर दिया है। मतलब तरमीम के नाम पे आप नया बिल लेके आए हैं। आपने सिर्फ इस वजह से जो आपको प्रोसेस जो है ना, पहले क्योंकि आप नया बिल बनाते तो आपको सेनेट में पहले पेश करना पड़ता, तो फिर आपको कौमी असेंबली से मंजूर कराना पड़ता, फिर सदर के पास जाता। तो इन्होंने ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल एक चालाकी के साथ नजरअंदाज किया। एक चीज जो इंपॉर्टेंट हुई मजहर साहब ने कहा, तो वो मेरे नजर में अब इलेक्शंस जो है आम आदमी तो पहले ही नहीं लड़ सकता था, अब मिडिल क्लास लोगों के लिए भी इलेक्शन लड़ना मुश्किल इसलिए बनेगा कि इस अभी जो तरामीम मंजूर की गई हैं, पहले जो लॉ में कौमी असेंबली में अखराजात की लिमिट थी वो 40 लाख थी। अब उस 40 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ तक उनको बाय द लॉ इजाजत दी गई है कि आप 1 करोड़ खर्चा करें। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर ये पाबंदी तो नहीं है ना कि वो 40,000 में नहीं लड़ सकता। नहीं, मैं वो कैसे हल्का कितना है, बलूचिस्तान में तो 3-3 इजला पर एक हल्का है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये बात अपनी जगह ठीक है। मदर साहब, ये यकीनन इस पर डिबेट नहीं हुई और जॉइंट सेशन में जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, आपके ख्याल में इलेक्शन लॉ में ऐसी कौन सी तब्दीली है जो होनी चाहिए थी और नहीं हुई? और क्या ये जो कानून है या ये जो तरामीम है मदर साहब, क्या ये प्री पोल रिगिंग और जो सियासी इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उसको रोक सकेगा? उसको तो नहीं रोक सकेगा मती। हमें भी पता है कि चीजें किस तरह मैनेज होती हैं, किस तरह इंजीनियर्ड होती हैं। और मैं तो हमेशा से इस बात पे, मैंने जितने इलेक्शन देखे हैं, मुझे पोलिंग डे से ज्यादा प्रॉब्लम प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन नजर आती है। जो इंजीनियरिंग होती है वो या तो इलेक्शन से पहले होती है, पोलिंग से पहले होती है, या पोलिंग के बाद यानी रिजल्ट के बाद होती है, पोस्ट इलेक्शन। हमारे यहाँ जिस तरह गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन होती है, जिस तरह नताइज जो है, इसमें एक अच्छी बात है कि जैसे नताइज के हवाले से जो बात है कि नताइज फौरी तौर पे वो दिए जाए, और भी अच्छी बातें हैं इलेक्शन में। असल चीज ये कि आप इतनी अहम कानून साजी
जो है वो एक तो जिस तरह अभी हमारे साथी ने कहा कि आप पूरे 14 महीने जो है वो खामोश बैठे रहे, उसमें आपने इसका नोटिफिकेशन भी नहीं किया। तो अब अगर जब इतना डिले हो गया था तो अगली पार्लियामेंट पे छोड़ देते, डिफर कर देते कि अगली पार्लियामेंट इसको डिबेट करे, डिबेट करके इसको बना ले। ये आखिरी इलेक्शन तो नहीं है, इलेक्शन तो बाद में भी होंगे। तो इसलिए जब इस तरह की कानून साजी इन हेस्ट की जाती है तो उसमें फिर नियत का फतूर नजर आता है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि इसमें प्री पोल रिगिंग या वो नहीं होती, उसके डायनेमिक्स और होते हैं, प्री पोल रिगिंग के डायनेमिक्स कुछ और होते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के डायनेमिक्स कुछ और होते हैं, बजायर उसका नहीं नजर आता। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है जो जरूरत है इस चीज की, वो ये होता कि आप जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में है, आप इलेक्शन कमीशन को इस तरह एम्पावर और इंडिपेंडेंट बनाएं। एक तो हमारा तरीका ये है ना कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एग्री कर लिया, वो बन गया, लेकिन वो काफी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतना एम्पावर्ड हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी मशीनरी हो वो भी उसके अंडर हो, वो उसकी डायरेक्टिव फॉलो करे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव नहीं फॉलो करे। ठीक, इसमें हुकूमत की भी हमें जरूरत इस तरह की ना बिल्कुल नहीं है, ना हो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तब आप इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मज़हराबाद सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। मुदस्सिर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अभी कुछ और तरमीम भी जो की गई हैं उसमें कुछ असासाजात के हवाले से जो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है उम्मीदवार के ऊपर वो बढ़ाई गई है। पहले तो उम्मीदवार शायद सिर्फ अपने असासाजात शेयर करता था, अब अपनी अहलिया और डिपेंडेंट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कुछ इन्होंने पॉलिटिकल फाइनेंस के मामलात को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोई जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उसको छोड़ गए। मिसाल के तौर पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा था, ऐसे तमाम खर्चे जो कैंडिडेट करेगा या उसके बिहाफ भी किए जाएंगे वो ये समझा जाएगा कैंडिडेट ने किए। उन 2017 के लॉ में इन्होंने एक गुंजाइश पैदा कर दी कि ऐसे तमाम खर्चे जो कैंडिडेट करेगा और या उसके बिहाफ पे किए जाएंगे वो तसव्वुर किया जाएगा कैंडिडेट के, लेकिन अगर वो कोई उसके बिहाफ पे कर रहा है और कैंडिडेट की इजाजत या मालूम नॉलेज के बगैर कर रहा है तो वो उसमें से हदफ कर दिए जाएंगे। अच्छा। तो अब वो पूरा एक ओपन गेट है कि मैं कैंडिडेट के बिहाफ पे 2 करोड़ रुपए खर्च कर दूं, कैंडिडेट साहब ने 2.25 रुपए खर्च किए, खत्म कर दिया। नहीं, वो अब वो नहीं किया ना खत्म। तो इसका मतलब ये कि कैंडिडेट 1 करोड़ खर्च करे और कोई इन्वेस्टर्स कह दें और कैंडिडेट साहब कह दें कि मुझे तो पता ही नहीं था ये लिखा होता है बैनर्स के नीचे मेन जानब। हमने कहा था या तो इसको खत्म करें या फिर अगर ऐसा कोई आदमी खर्च कर रहा है इलेक्शन में जो कैंडिडेट को पता ही नहीं है तो उसको सजा दें कि भाई तुम क्यों सियासत में पैसे लगा रहे हो, जिसकी वजह से इलेक्शन खासा महंगा हो गया है। 1 करोड़ की बात कुजा, यहाँ पे कई करोड़ों की बात है। और इलेक्शन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। पाकिस्तान खाली कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा होने की बात नहीं, ये पैसों का इलेक्शन बन गया है कि जो जितने पैसे खर्च करता है उसके चांसेस ऑफ विनिंग भी बढ़ते चले जाते हैं। तो वो कोई मेजर चेंजेस नहीं है कि जिससे हम पॉलिटिकल फाइनेंस को, डिक्लेरेशंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी करनी चाहिए, जो कैंपेन फाइनेंसेस होते हैं उसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए, जो ऑडिट होते हैं, तो वो कोई इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह इख्तियारात नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन को इस तरह से उन्होंने इस लॉ में भी पोजीशन किया है कि वो इस किस्म की स्क्रूटनी कर सके और किसी को फाइनेंशियल बुनियाद पे गए कि जी आपने पैसे ज़्यादा खर्च किए, अगर कोई शिकायत करेगा तो उसको बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसको देना होगा। तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू प्रूव कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक। अच्छा, मुझे जो मतलब एक इन्होंने जो बाबर अवान साहब ने अपने बिल में एक शिक रखी थी वो मैं समझता हूँ अच्छी थी, मगर उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने एक शिक रखी थी कि अगर सेनेट का रुकन या कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का कोई मेंबर बनता है तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर हलफ लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो हल्का खाली तस्वर होगा। अब उस तरमीम को भी इन्होंने मंजूर नहीं करने दिया। अब क्यों ये हल्का एक ऑक्यूपाइड करके रखना चाहते हैं? इस तरमीम हो जाती तो इसमें क्या नुकसान क्या था? तो मतलब कोई भी चीज अपनी सहूलत के अलावा नहीं करनी। मतलब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा हल्कों में इलेक्शन लड़ने की सूरत में अखराजात देने होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ एक ही हल्के के अंदर आप जीत भी जाएं, आप देखें डार साहब हलफ ही नहीं लिया सालों तक।
सेनेटर बने रहे। तो मतलब अब देखें, अगर हम क्रिटिकल इस तरामीम पे देखें ना, 1 से 3 इलेक्शन एजेंट कर दिए, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को फायदा दिया। ठीक है, बाय द लॉ अखराजात की हद थोड़ी थी, उनको बढ़ाया, ये भी इन्होंने अपने लिए किया है। तो इलेक्शन को शफाफ करने के लिए, लेकिन वो एक पोलिंग स्टेशन पे जैसे मुदस्सर कह रहे थे कि बूथ होते हैं ना, तो हर बूथ में फिर जारी बात है एक एजेंट तो चाहिए होते हैं, उन्होंने सिर्फ तादाद बढ़ा दी, फैसिलिटेट जी। इन चीजों में इन्होंने देखें, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत नहीं आएगी तो आप कैसे बाकी मुल्क में जमहूरियत लाएंगे? ये क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को उनका अख्तियार दे दें, वो इलेक्शन कराए। डिवीजन की बॉडी है, उनको दे दें। मेरे ख्याल में सियासी जमातों के इलेक्शन जो हैं किसी भी सरकारी इदारे को नहीं कराने चाहिए। देखें, हाँ, जैसे मुल्क में सियासी जमातों कोई अलग रेगुलेशन, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की कोई कमेटी बने, कोई इंडिपेंडेंट बंदा करे, मेरे ख्याल में पार्टीज को खुद बगैर रेगुलेशन के पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, फिर पार्टी के अंदर भी इंजीनियरिंग शुरू हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सबसे बड़ा मसला जो हर इलेक्शन में उठता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी के इंतज़ामात का, बाद में जिस हवाले से बड़े इल्ज़ामात, बल्कि संगीन इल्ज़ामात भी लगते हैं, और फिर कहा जाता है कि इलेक्शंस जो हैं उनमें RTS बैठ गया, RTS बनाने वाले कौन थे और उसको बिठाने वाले कौन थे। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिलता। एक वक्फे के बाद बात करते हैं तमाम मामलों पर। वेलकम बैक। हम बात करें इलेक्शन इस्लाहात और कवानीन में होने वाली हालिया तरामीम की। ये वजाहत करते चलें कि पार्लियामेंट ने ये तरामीम मंजूर कर ली है, मगर अभी सदारती दस्तखत उस पर होना बाकी हैं। बाकायदा कानून तो नहीं बना। ये कानून कहीं पार्लियामेंट और ऐवान सदर के बीच में है। इससे पहले भी एक ऐसा कानून था जो बीच में था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। होपफुली ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। तो मुदस्सर, सबसे बड़ा इशू हमेशा से यही रहा है कि इलेक्शन वाले दिन जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, पिछले इलेक्शन में जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर भी तैनात किया गया था। तो अब की बार ये चीज़ कानून में डाल दी गई है। इसको कानून में डालने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि पहले तो एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस जो है सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करता था कि उनको अंदर पोलिंग स्टेशन के रखना है या बाहर, क्योंकि कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो अब की बार कानून में लिख दिया गया है कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होंगे सिक्योरिटी ऑफिशियल जो कि रेंजर्स हैं या आर्म फोर्सेस के लोग हैं, कोई भी अंदर नहीं होगा जब तक प्रिजाइडिंग अफसर उनको बुलाएगा नहीं। देखें, जो 2013 के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 2013 के तकरीबन 40-45 सीटों पे बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें फ़ौज की तैनाती हुई थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुद कहा था कि फ़ौज लगा, वो वेलकम किया गया था। फिर एक कराची का बड़ा मशहूर मारूफ इलेक्शन हुआ था 246 NA 246, उसमें रेंजर्स ने कराची में ड्यूटी दी थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनके रोल को बहुत सराहा था। अच्छा, रिकॉर्ड की बातें हैं। तो मसला सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी का नहीं है, मसला उस फैसले का है जो पार्लियामेंट ने करना था। अब जो 2017 का एक्ट आया, उसमें पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर्स की डेफिनेशन अलग थी, लेकिन 2018 में क्या हुआ? वही मैं कह रहा हूँ, 2017 के इलेक्शन एक्ट जो था उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर्स को डिफाइन अलग किया गया था, इलेक्शन ऑफिसर्स को डिफाइन अलग किया गया था। 2017 के एक्ट में इलेक्शन ऑफिसर्स की डेफिनेशन में सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी डाल दिए गए। अब उसमें किसी किस्म की वर्दी जो भी पहन के लॉ इन्फोर्समेंट की ड्यूटी देगा वो इलेक्शन ऑफिसर करार पाएगा, और किसी किस्म की इलेक्शन ऑफिसर कहीं भी खड़ा हो सकता है, बूथ के अंदर खड़ा, बूथ के बाहर खड़ा हो। कि चाहे वो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो रेंजर्स हैं, नीम फौजी दस्ते हैं, उनका एहतसाब उसी तरह होगा जैसा इलेक्शन ऑफिसर। अगर तो इलेक्शन ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं तो उसी तरह होगा, लेकिन इस दफा उन्होंने उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए लॉ में बड़ा वाज़े तौर पे लिख दिया है कि सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑल्दो इलेक्शन ऑफिसर की डेफिनेशन चेंज नहीं की उन्होंने, वो इलेक्शन ऑफिसर ही हैं, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होंगे, और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको कहेगा तो वो अंदर आ सकते हैं। जो 2017 का एक्ट था उसमें आर्म फोर्सेस के पर्सनल को मैजिस्ट्रियल पावर्स भी दिए जा सकते थे। इसमें गालिबन ये तरमीम की गई है कि आर्म फोर्सेस के पर्सनल को मैजिस्ट्रियल पावर्स भी नहीं दिए जा सकते, जो कि 2017 के लॉ में मौजूद था। तो वो पावर किसके पास हो गया? वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स होते हैं 1 दिन के, उसमें वो समरी ट्रायल करके लोगों को सजा दे सकते हैं। वो बड़ा वाज़े तौर पे करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस में लिखा है कहाँ कहाँ वो सजाएं दे सकते हैं समरी ट्रायल करके। तो वो कुछ चीज़ें वाजे की गई हैं ताकि वो कन्फ्यूजन
जो थी 2017 के एक्ट की उसको रिमूव किया जा सके। और ये बात भी हकीकत है कि एक फियर ऑफ जो एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन तो बन जाता है अगर बंदूक लेकर पुलिस वाले बूथ के अंदर खड़े हों, तो वो एक इंटिमिडेशन का एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन अब इसको किस हद तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को अंदर आने से मना कर सकता है इलेक्शन वाले दिन, ये तो हमें 2023 में या जब भी इलेक्शन होते हैं उस सही वक्त पता चलेगा कि ये नई प्रोविजन 2023 तक जो है प्रिजाइडिंग अफसर बाहर होगा या सिक्योरिटी अफसर। हाँ, ये तो जब प्रैक्टिस होगी पता चलेगा। ये तो उसी को पता चलेगा। तो सुब्रत साहब, आपके ख्याल में ये क्यों ज़रूरत पड़ी इस तब्दीली की? देखिए, मसला सिर्फ फौज या सिक्योरिटी पर्सनल्स का नहीं है। जब तक इलेक्शन कमीशन के पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनकी लिस्ट जो है ना, वो कम से कम इलेक्शन से 1 साल पहले बनाना शुरू नहीं करेंगे, एक एक बंदे की जहाँ पे वो मुलाजिम है उसका तरबियत नहीं होगी, ट्रैक रिकॉर्ड ना चेक करेंगे कि उसकी पॉलिटिकल अपॉइंटी तो नहीं है, उसका कंडक्ट कैसे है, वो कहाँ कहाँ रहा है। जब तक आप छलनी से एक अच्छे अफसरान को लेकर नहीं लगाएंगे। अब आपने सूबाई हुकूमत से नाम मांगे, उन्होंने जो नाम दे दिए आपने लगा दिए। अब पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं सारे। अब सरकारी नौकरी तो अब दरख्वास्तें नहीं मिलती, सरकारी नौकरी तो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल हाउसेस में जाके मिलती है, तो वो उनकी ड्यूटी करेंगे। तो इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं, वो नहीं, उस पर कोई हम लकीर को पीट रहे हैं, मगर असल मसले में सर में दर्द है, पेट के दर्द की गोली खा रहे हैं हम। तो इलेक्शन कमीशन जो है, आप समझते हैं कि ये इनके अफसरान में, एहलकारों में वो अहलियत ही नहीं है जो होनी चाहिए एक आईनी इदारे के? दो चीज़ें, एक इलेक्शन कमीशन को जो बाय द लॉ थोड़े हैं ज़्यादा हैं जो भी अख्तियारात हैं, सवाल यह है कि वो इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन को अख्तियारात होने चाहिए, जितना इलेक्शन कमीशन बाअख्तियार होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल पार्टीज उनको उतना बाअख्तियार बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हैं। अब इन्होंने पहले तरीके से बेहतर है, मगर उसके और तरीके निकल सकते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तानियाती के हवाले से, मगर अब मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 100% अपना पॉलिटिकल अपॉइंटी हो गए। वो आइन के मुताबिक पार्लियामेंट, वो उन्होंने पहले, इससे पहले जो थे वो और अच्छा तरीका नहीं था, अभी बेहतर हुआ है, मगर इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। जैसे अभी बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म की जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो चीज़ें दब गई, सबसे ज़्यादा अपना निगरान हुकूमत के अख्तियारात वाली चीज़ें हुई। अब एक चीज़ है, क्योंकि ये इसलिए ख़तरनाक था कि प्रेम्बल में ये लिखा हुआ है कि हाकिमियत अल्लाह की है, बाकी अख्तियारात जो रियासत के हैं वो मुंतखब लोगों के थ्रू आप रियासत इस्तेमाल कर सकती है। अब निगरान हुकूमत को ये अगर मुंतखब हुकूमत वाले दे रहे हैं अख्तियारात, तो वो प्रेम्बल के ख़िलाफ़ है, आइन के तस्वुर के बुनियादी तस्वुर के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अभी इसका हल निकल सकता था, भाई मुंतखब बंदों के थ्रू ही आप हक कर सकते हैं। तो जब तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी, ये हंगामी नोयत का मामला अगर कोई करना है, उसको मशरूत आप सदर को अख्तियार दे देते। चारों सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली सेनेट से मुंतखब है, तो और उसको मशरूत कर देते तो सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी में चले, ये भी हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं? ये सुब्रत साहब कह रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है उसको ज़्यादा अख्तियारात नहीं देने चाहिए थे क्योंकि वो मुंतखब हुकूमत नहीं होती, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अख्तियार तो अभी भी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म साहब का ये अख्तियार भी नहीं है कि सेक्शन ऑफिसर बगैर इलेक्शन कमीशन की मर्जी के ट्रांसफ़र कर सकते। कौन से अख्तियार? ये बात तो अभी भी नहीं है। मतलब हम मुल्क चला रहे हैं, मुल्क ऐसी हुकूमत से 3 महीने चला रहे हैं, और ये मुल्क है, कोई छोटी कंपनी भी नहीं है कि बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वैसे तो निगरान के अलावा इख्तियार नहीं है, अभी भी इख्तियार नहीं है। तो मुंतखब हुकूमतों के पास भी सारे इख्तियार नहीं, वो एक अलग बहस है। लेकिन इलेक्शंस एक्ट में उनकी इख्तियारात पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, खाली एक इजाफी, क्योंकि IMF से हम एग्रीमेंट कर बैठे हैं और 9 महीने का एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट किए हैं उसके मुतालिक अगर कोई फैसला करना हो जो हो चुका है, उस पर
कोई फैसला कर सकें के लिए। और जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं ऐसा ना हो कि वो बंद कर दें। सिर्फ नहीं, इनिशिएट भी जो किए गए हैं, फर्ज करें जो इनिशिएट हो चुके हैं फर्ज करें उनको चला लें। 3 लॉ लिखे गए हैं इसमें, निजकारी एक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट और एक और कंटिन्यूटी, ठीक है, एक्ट, उनके तहत जो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव किए गए हैं, फर्ज करें अब ये 3 जो है एयरपोर्ट की आउटसोर्स करना चाहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर और कराची। अब फाइनल स्टेजेस में है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। अब निगरान हुकूमत को वो करे तो वो निगरान हुकूमत कर सकती है, ये बुनियादी नेचर का फैसला है जो निगरान हुकूमत को नहीं करना चाहिए। क्यों मुदस्सर? हाल में ये बड़े माइक्रो लेवल के इश्यूज हैं और मुल्क रुक नहीं जाना चाहिए। 3 महीने देखिए, 3 महीने मुल्क 3 महीने रुक नहीं जाता। और इस पूरी ये जो पुराना जो 1990 से 2008 तक आया था, सदर साहब भी हायर करते थे केयरटेकर गवर्नमेंट, उसमें मोइन कुरैशी साहब भी हायर हुए थे, मेराज खालिद साहब भी हायर हुए थे, किसी ने पूछा ही नहीं जाता, अपॉइंट हुए थे, बलख्शी मज़ाही साहब। अब तो उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कर दिया ना, चूज एन रिप्रेजेंटेटिव्स, चूज थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। केयरटेकर गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी है, आर्टिकल 20th अमेंडमेंट बिल आया था शायद उसके तहत। तो ये तो पहले नहीं थी, पहले इंटरम सेटअप होता था। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी सियासी जमातों ने खुद दे दी है उसको। केयरटेकर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत बनती है। देखिए, और चूज रिप्रेजेंटेटिव से चूज करते हैं उसे, और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर वो मिलके तय करते हैं, मुंतखब करते हैं। लेकिन मुल्क 3 महीने, इसका मतलब है कि केयरटेकर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है तो मुल्क तो चल रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी के पास 3 महीने पावर्स होते हैं। इसका मतलब है अगर केयरटेकर जो गवर्नमेंट्स अपॉइंट होती हैं, कैबिनेट्स, उनके पास पावर नहीं है, मुल्क चलता रहता है, तो उसकी सारे पावर्स आप 3 महीने के लिए ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं। अच्छा, हम इसको कंक्लूड करते हैं, हम समेटते हैं। अब मुदस्सर ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात में भी आपका इदारा फाफन जो है उसने ओवरऑल एक रिपोर्ट्स दी थी। उससे पहले हर इंतखाबात में मेरे ख्याल में सिविल सोसाइटी के सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आपका सबसे बड़ा इदारा है जो कि इंतखाबात पे गहरी नज़र रखता है। पूरे मुल्क के इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी जामे रिपोर्ट भी शाया होती है हर जनरल इलेक्शंस के बाद। तो 2018 के जो इंतखाबात में आपने जिन चीज़ों की निशानदही की थी, क्या इन इलेक्शंस कवानीन में तब्दीलियों के अंदर उन चीज़ों का ख्याल रखा गया? कुछ बेहतरी उसी? देखिए, 2-3 चीज़ों को हम बहुत पहले से और ख़ासे ज़ोर शोर से गवर्नमेंट के सामने गुजारिशात। एक तो ये रिजेक्टेड बैलेट के इश्यूज़ आम नहीं हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। इस दफ़ा उसकी प्रोविज़न डाल दी गई है। हमारे ख्याल में जो बैलेट रिजेक्ट होते हैं पोलिंग स्टेशन पे, उनका रिव्यू भी इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं करके देखना चाहिए कि किसी खास कैंडिडेट को हराने के लिए तो बैलेट एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा, बड़ा आसान होता है बैलेट एक्सक्लूड करना। वो प्रोविज़न डाल दी गई है, लेकिन रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन अगर पिछले इलेक्शन में भी कर लेता तो बहुत सारे पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट। और ये जो सज़ा देने का फैक्टर है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ऐसे अफसरान जो कि इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन इसे इख्तियार करे, इसे इस्तेमाल करे, तो बहुत सारी चीज़ें शायद प्री इलेक्शन की जो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। लेकिन अब यही मसला है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार तो है, लेकिन इख्तियार करने की हिम्मत भी उनके पास उतनी आनी चाहिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंस एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल कर रहा हो, ये बड़े अफसरान भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस्टेब्लिश होगी। अच्छा, पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास। मुदस्सर, ये हल्का बंदियों का भी बड़ा हसास मामला है, क्विकली सिंध को भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपके ख्याल में ये हल्का बंदियों का मामला भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन या शफाफ इंतखाबी अमल पे असरअंदाज हो सकता है? जी, अभी ये मरदमशुमारी के जो नताइज अभी डिजिटल हुई है उसके नहीं आए। मेरा मानना ये है कि अगर इस गवर्नमेंट ने नई मरदमशुमारी जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, सुना जा रहा है कि 31 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं कि इजलास बुलाए CCI का और उसमें इस नए नताइज पर गौर किया जाए और उसकी मंजूरी दी जाए। राना सनाउल्लाह तो कह चुके हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अब तो ये जो नया कानून है इसमें तो उन्होंने पास कर दिया है कि 4 महीने पहले होगा जो कुछ होगा। ये पहले भी था 2017। मगर मैं आपको बताऊं, अगर ये अल्लाह करे ना हो वो, क्योंकि अगर CCI ने अप्रूवल दे दी और हुकूमत ने न्यू सेंसस को नोटिफाई कर दिया, ठीक, तो आप भूल जाएं 6 महीने नहीं। मैं आपको बताऊं क्यों। फिर इलेक्शन तब हो सकते हैं जब आइन में अमेंडमेंट हो और तादाद बढ़ाई जाए। आर्टिकल 51 में
क्योंकि आपको आइन लिखता है आर्टिकल 51 का क्लास 5 है, आइन कहता है कि न्यू नोटिफाइड मर्दमशुमारी पे आपको सीटें तय करनी है, वो आपको आइन में लिखना है कि सिंध की इतनी आदमशुमारी पर। आप ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी जो सिर्फ आबादी की मुतनासिब तकसीम नहीं है हलकों में, बल्कि हलकों में इजाफा भी है। जी ज़ाहिरी है। अच्छा, आबादी की मुतनासिब तकसीम भी तो मेरे ख्याल में मर्दमशुमारी का एक नतीजा होती है ना, आइन की तरमीम के लेकिन अलावा। दो हिस्से हैं। जब अगर सेंसस हो जाता है, अगर मुख्तलिफ प्रोविंसेस की पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन कम ज़्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पर सिंध की 15% पॉपुलेशन से बढ़ के 20% हो जाती है, तो जो 266 सीटें हैं उसमें से 20% सिंध के पास चला जाएगा। तो वो जो एलोकेशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वो तो चेंज होंगी ना, कि पंजाब की कम हो रही हैं या केपी की बढ़ रही हैं, या और वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगी। उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, कौमी असेंबली मौजूद ही नहीं होगी तो बंद गली में चले जाएंगे। फिर एक मरतबा जिस तरह अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, मैं हुई की बात कर रहा हूं, तो जैसे आमरों को आइन अमेंडमेंट करने का अख्तियार दिए गए, इस तरह किसी को आइन अमेंडमेंट करने का अख्तियार दिया जाएगा, तब आइन अमेंड होगा, तब फिर हल्का बंदियां होगी, फिर इलेक्शन होगी। बहरहाल हमने देखा है कि यहाँ पे तो चंद घंटों के अंदर आइन में भी तब्दीलियाँ आती रही हैं, माजी में कवानीन भी अचानक बनते रहे हैं। अगर नई मर्दमशुमारी नोटिफाई होती है तो कोई बाइद नहीं है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे कहा कि नहीं हो सकता, इसलिए इस वक्त असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के मेंबर ही नहीं है, 228 मेंबर चाहिए, असेंबली में मेंबर ही नहीं। ये एक और डिबेट है, एक और मसला है, जो मामला नहीं सर, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फिर भी जाएगा, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स ही होगा, जो भी है। बट एनीवे, साफी प्रोग्राम से इतना ही उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात शफाफ होंगे और होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।